वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आप एक शहर में हैं जहाँ आपको एक दिन रहने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आपको शहर के जितने भी लोग हैं ना, वो सभी आपको मारने की कोशिश करेंगे। बस आपको एक दिन किसी भी तरह जिंदा बचे रहना है और तब वो सारे के सारे पैसे आपके फ्री में हो जाएंगे। तो बताइए कि ऐसी शर्त पर आप कितने पैसे मांगना चाहेंगे। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि ऊपर से सभी लोग आपको मारने के लिए आएंगे। चलिए देखते हैं आज की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को सड़क पर भागते हुए देखते हैं, जहाँ कई सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं ताकि उसको मारकर वो मिलियनेयर बन पाए। असल में दोस्तों ये आदमी लॉटरी विनर होता है और लॉस एंजलिस में ऐसा रूल है कि अगर कोई भी आदमी शाम होने से पहले उस लॉटरी जीतने वाले आदमी को मार देगा तो सारे लॉटरी में जीते हुए पैसे उस आदमी को मिल जाएंगे जो उसको मारेगा। मतलब इसलिए शहर के सभी लोग इसकी जान लेने के लिए इसके पीछे पड़े हुए हैं। आगे सभी लोगों से बचते हुए ये आदमी एक लेडी के घर पर पहुंचता है, जहां वो उस लेडी को गन दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम भी मुझे मारना चाहती हो, क्या तुम मुझे जानती हो। जिस पर वो उसे मना करते हुए कहती है कि भाई तू है कौन। और ये सुनकर उसकी जान में जान आती है कि वो यहाँ पर सेफ जरूर है। दोस्तों तभी वो उस लेडी को एक गिलास पानी लाने के लिए कहता है, क्योंकि भागते भागते उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पर वो लेडी चालाकी से उस आदमी के पास जाके एक नुकीली चीज से उसके सर पे वार कर देती है। उस आदमी की वहीं पर मौत। उसी वक्त हम उस लेडी के हाथ में भी वही लॉटरी कार्ड को देखते हैं। मतलब वो उस आदमी को जानती थी, बस वो नाटक कर रही थी दोस्तों, ताकि सही वक्त आने पर वो उसको मारकर मिलियनेयर बन पाए। थोड़ी देर में वहाँ कुछ ऑफिसर्स आकर ये चेक करते हैं कि वो आदमी पूरी तरह मर चुका है या फिर नहीं। एंड इसके बाद वहाँ पर जॉनी ग्रैंड नाम का एक आदमी आता है और उस लेडी को कांग्रेचुलेशंस करते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, आपने लॉटरी जीती है और अब आप मिलियनेयर बन चुकी हैं, बहुत बहुत बधाई। यहाँ से सीन होता है दूसरी ओर कट। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल भी आ रहा है कि अगर जॉनी ग्रैंड इस औरत को मारेगा तो क्या उस लॉटरी को वो नहीं जीत जाएगा, और अगर जीत जाएगा तो फिर मार क्यों नहीं रहा। ये सवाल जरूर है। वैसे चलिए आगे देखते हैं। अगले सीन में हम कैटी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बस में ट्रेवल कर रही है। कैटी एक एक्टर बनना चाहती है, इसलिए वो एक्टर बनने के लिए लॉस एंजलिस में आई हुई है। अब कैटी बस में एक छोटी बच्ची के साथ मस्ती कर रही होती है, लेकिन उसके साथ में बैठी हुई एक बूढ़ी औरत होती है जो एक स्टॉप पर उतर जाती है। वहीं कैटी को पता चल जाता है कि वो बूढ़ी औरत उसकी घड़ी चुरा कर लेकर गई है। दोस्तों इस पर कैटी को बड़ा गुस्सा आता है कि बुढ़िया हो कैसे हरकतें कर रही है। कैटी भी बस के ड्राइवर से पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है ये, क्योंकि वो देखती है कि चारों तरफ सभी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। तब वो ड्राइवर बताता है कि कल लॉटरी डे है और इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। आगे कैटी किराए के घर को ढूंढने जाती है और शेडी नाम की एक लड़की से मिलती है, जहाँ कुछ ही देर में दोनों काफी अच्छी दोस्त भी बन जाती है। एक्चुअली शेडी का सपना भी ना एक्टर बनना ही है, और साथ ही साथ वो उससे घर में रहने का ज्यादा किराया भी नहीं ले रही होती है, और इसीलिए केटी शेडी के घर में रुकने का फैसला कर देती है कि यहाँ पर बहुत बढ़िया है। अगली सुबह की बात है, केटी सो रही होती है, लेकिन रूप से कुछ लिक्विड उसके सर पे गिरता है, जिस वजह से उसकी नींद टूट जाती है। एंड वही सेम लिक्विड उसके कपड़ों पर भी गिर जाता है दोस्तों, जिससे उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन ये कलर चेंज करने वाला लिक्विड क्या है दोस्तों, असल में वो कुछ और नहीं, ऊपर रहने वालों की पॉटी है। एंड ये देखकर केटी काफी गुस्से में शेडी को कॉल करती है कि ये क्या है, तुम्हारे कमरे के ऊपर सीलिंग में एक लीकेज है बहुत ही गंदी, और मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। अब बताओ मैं इंटरव्यू में क्या पहनकर जाऊंगी। शेडी कहती है कि अरे तुम मेरे कपड़े पहनकर जा सकती हो ना, बस हाँ तुम्हें उसके किराया देना होगा। देखा दोस्तों यहाँ शेडी पैसे कमाने के लिए कितना बढ़िया दिमाग लगाती है, क्योंकि अब केटी के पास कोई रास्ता तो है नहीं, कपड़े हो गए सारे खराब, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी शेडी के कपड़े पहनने पड़ते हैं, वो भी किराए पर, जो कि दिखने में काफी अजीब लग रहे हैं, क्योंकि दूसरे के कपड़े पहनेंगे तो यार अजीब ही लगता है। और अब केटी उन्हीं कपड़ों को पहनकर इंटरव्यू के लिए चली जाती है, जहाँ और भी कई सारी लड़कियां बैठी होती है लाइन में। तो वहाँ पर केटी से कहा जाता है कि इंटरव्यू के लिए तुम्हें $400 और देने होंगे। पैसों की कमी होने की वजह से केटी थोड़ा सोचती है कि क्या करूं, कहां से अरेंज करूं, पर दोस्तों बाद में ना वो पैसे निकाल कर दे ही देती है, क्योंकि थोड़ी बहुत सेविंग तो उसने करी होगी, क्योंकि उसका मेन सपना एक्टर बनना जो है। एंड इसके बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के दौरान केटी अपनी जेब में जैसे ही हाथ डालती है ना, तो उसे लगता है कि जैसे उसके जेब में कुछ रखा हुआ है। एंड उसको निकाल कर देखने पर ये कुछ और नहीं, लॉटरी कार्ड है दोस्तों, जो कि अनजाने से ही हाथ लगने पर केटी खुद ही लॉटरी में ज्वाइन हो जाती है, क्योंकि वो लॉटरी वाला कार्ड काफी हाईटेक कार्ड होता है और फिंगरप्रिंट से वो आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही साथ शायद ये लॉटरी शेडी का होगा दोस्तों, क्योंकि उसके कपड़े में मिला ना ये कार्ड। यहाँ केटी का ऑडिशन जजेस को पसंद नहीं आता, बेचारे को बाहर भेज देते हैं वो। अब जैसे ही वो बाहर आती है ना, तो देखती है कि सभी कंटेस्टेंट्स उसको घूर रहे हैं। एंड ये देखकर उसको बड़ा अजीब लगता है कि इन्हें हो क्या गया। असल में दोस्तों इस बार की लॉटरी की विनर कोई और नहीं, केटी होती है, और इस बार प्राइस भी कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे $3.6 बिलियन का होता है।
तभी वहाँ बैठी सभी लड़कियां केटी को मारने लग जाती हैं क्योंकि उनको प्राइज मनी चाहिए। पर केटी उनसे कैसे भी बचते हुए नीचे की तरफ आ जाती है, जहाँ और भी कई लोग उस पर हमला कर देते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा। इस लॉटरी कार्ड की वजह से सभी उसको मार क्यों रहे, कुछ पता नहीं चल रहा उसको। अब दोस्तों उनसे लड़ते लड़ते उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे ही और लोग उसको मारने के लिए आते हैं ना, तभी धमाकेदार एंट्री होती है हमारे चाइल्डहुड हीरो जॉन सीना की दोस्तों, जिनका इस मूवी में नाम न्योल है। न्योल उसको बचाते हुए सभी लोगों को काफी बुरी तरह मारने लग जाता है, जहाँ वो केटी से कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें बचाने के लिए तुमसे 3.6 बिलियन डॉलर्स का बस 10% लूंगा, यानी कि ये फ्री समाज सेवा नहीं हो रही है, ये समझ लो। खैर दोस्तों, न्योल जो फाइटिंग में काफी एक्सपर्ट होता है, वो एक के बाद एक सभी को मार के ढेर कर देता है। जिसके बाद वो केटी को कार की तरफ सेफ्टी से लेकर जाते हुए कहता है कि उनमें से कोई भी तुम्हें गन से नहीं मार सकता क्योंकि ये रूल के खिलाफ है, इसलिए ये बस तुम्हें हथियारों से मार सकते हैं, मतलब गन छोड़ के जो भी हथियार होते हैं उन सभी से तुम्हें मार सकते हैं। पर हाँ, तुम टेंशन मत लो क्योंकि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों इतना कहते ही वहाँ पर खड़ा एक बावर्ची केटी पर चाकू से हमला कर देता है, पर न्योल उसको बचाते हुए कार में लेकर जाता है और फिर ये बड़ी मुश्किल से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और अभी बात पूरे शहर में पता चल जाती है कि इस बार की विनर केटी है, इसलिए कोई भी कभी भी कहीं से भी उस पर हमला कर सकता है क्योंकि सभी को किसी भी हालत में 3.6 बिलियन डॉलर्स का रिवॉर्ड चाहिए। जिसके बाद न्योल केटी को बताता है कि सूरज ढलने से पहले वो सभी तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, पर हाँ, एक बार जैसे ही सूरज ढल जाए तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। केटी उससे कहती है तो ये किस तरह का मर्डर हुआ? तो नील उसको बताता है कि देखो, ये तो यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल है, जो भी तुम्हें मारेगा और अगर उसके पास टिकट है तो समझो पैसा उसका। उसी समय दोस्तों हम देखते हैं कि सारे बाइक्स इनके कार का पीछा कर रहे होते हैं, तभी वो पीछे से इनकी कार का कांच भी तोड़ देते हैं। और फिर पता है क्या, एक लेडी अपनी बाइक से इनकी कार पे कूद भी जाती है और केटी को मारने के लिए उतर पड़ती है क्योंकि पता नहीं इस औरत को लगता है पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन इस वक्त भी न्योल उसको बचा लेता है और उस लेडी को हेलमेट पहनाकर उसको गाड़ी से नीचे फेंक देता है। अब उसने उसे हेलमेट क्यों पहनाया? ताकि वो मरे ना दोस्तों, सेफ्टी का ध्यान रखना है भाई दूसरों की भी, क्योंकि वैसे ये भी रूल है कि आप किसी को मार नहीं सकते, इसीलिए वो उस औरत को हेलमेट पहनाकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है, क्योंकि ये भी रूल है कि कोई भी हमला करने वाला किसी दूसरे हमला करने वाले को नहीं मार सकता। लेकिन इस रूल का लॉजिक क्या है? खैर हमें क्या मतलब, पर हाँ, ये लॉटरी वाले को जरूर मार सकते हैं दोस्तों। अब केटी जल्दी से कार चला रही होती है, तभी एक बाइकर इनकी कार के पीछे कांच की बोतल में आग लगाकर फेंक देता है, लेकिन वो कार की डिक्की को खोलकर उससे बच जाते हैं। अब जैसे फिर वो आगे देखते हैं तो इनके सामने एक दीवार होती है, जिस पर न्योल गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उस दीवार को तोड़ देता है और आने वाले सभी बाइकर्स उस दीवार से टकराकर दूर चले जाते हैं। दोस्तों इस टाइम तक तो इनकी गाड़ी की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है, जिस पर ये दोनों जल्दी से कार से उतरकर एक गली में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ न्योल केटी से बताता है कि वो ड्रोन हवा में उड़ रहा है, वो तुम्हारी लोकेशन है, हर 14 मिनट में सभी लोगों के पास जाती रहेगी। पर केटी उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं करती और उसे लगता है कि न्योल भी उसको मारना चाहता है, इसलिए वो उसके नाक पे पंच मारकर उसकी नाक ही तोड़ देती है। उसी समय वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिसको देखकर वो उनके पास जाकर कहती है कि सभी लोग मेरी जान लेना चाहते, पता नहीं क्यों। पर दोस्तों पुलिस भी तो यही करने के लिए यहाँ पर आई होती है, वो केटी पर हमला कर देते हैं, लेकिन न्योल यहाँ केटी को उनसे बचाते हुए उनसे फिर फाइट करने लग जाता है। अब इसी बीच केटी मौका देखकर वहाँ से भागकर एक कपड़े की शॉप में जाकर छुपने का ट्राई करती है। उस शॉप का ओनर काफी अच्छा होता है, लगता है उसको पैसे नहीं चाहिए, एंड वो केटी को देखकर उसको मारता नहीं क्योंकि उसे उन पैसों का लालच ही नहीं होता, बहुत बढ़िया आदमी है, इसलिए वो उसको अंदर आकर छुप जाने के लिए कह देता है। आगे केटी शॉप के अंदर छुपी हुई होती है, तभी उसे शेडी का कॉल आता है दोस्तों, एंड शेडी उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे फोटो को लॉटरी कार्ड पे देखा और तुम मुझे बताओ कि तुम हो कहाँ पर अभी, ताकि मैं वहाँ पर आकर तुम्हें बचा पाऊँ। केटी दोस्तों शेडी को अपना एग्जैक्ट लोकेशन शेयर कर देती है और आगे थोड़ी देर में शेडी अपने बीएफ के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन केटी को बचाने नहीं, उसे मारने, और ये असल में उसका प्लान था उस तक पहुँचने का। तभी वो दोनों मिलकर केटी पर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं, जहाँ केटी खुद को उनसे बचाते हुए उसे शॉप में बंद करके वहाँ से बाहर भाग जाती है। पर दोस्तों असली मुसीबत तो बाहर थी, जहाँ हजारों की संख्या में लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़े होते हैं। उसी समय न्योल पुलिस की कार लेकर आता है और दोनों ही कार में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी केटी न्योल को एक आदमी के बारे में बताती है जो कि उसकी पहचान का होता है, जिसके बाद ये दोनों उसके पास जाते हैं और उससे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके घर में एक स्पेशल कमरा होता है जो कि पासवर्ड के बिना नहीं खुल सकता और ना ही उसको तोड़ा जा सकता है। पर वो आदमी दोस्तों इनको घर में आने से मना कर देता है, जिस पर ये उसको गन दिखाकर कहते हैं कि हमें उस कमरे तक लेकर चलो ताकि हम वहाँ पर सेफ रह पाए। आगे दोस्तों वो घर का ओनर इन दोनों को उस स्पेशल कमरे के पास लेकर जाता है और पासवर्ड डालकर उसको ओपन कर देता है। तभी ये दोनों कमरे के अंदर जाते समय उस आदमी को बेहोशी का इंजेक्शन मार देते हैं ताकि वो दोबारा वापस से कमरा न खोल पाए। अब ये दोनों अंदर सेफ हैं और डोर वापस लॉक हो जाता है। पर यहाँ शहर के सभी लोग पहुंच जाते हैं दोस्तों, जिसमें शेडी और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, एंड ये
ये सभी इन दोनों का उस कमरे से बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ शेडी एक आइडिया लगाती है और वो उस ओनर को, जो कि बेहोश पड़ा होता है, उसे नीचे स्विमिंग पूल में ले जाकर फेंक देती है, जिससे होता यह है कि उसे वापस होश आ जाता है। एंड शेडी उससे डोर का पासवर्ड पूछकर डोर खोलने वाली होती है कि तभी न्योल एक एजेंसी में कॉल लगाता है, जिस वजह से वहाँ खड़े सभी के फोन एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं और फोन के ब्लास्ट होने से चारों तरफ आग लग जाती है और सभी यहाँ से फिर भागने लगते हैं दोस्तों। एंड उसी बीच मौका देखकर न्योल कैटी को अपने साथ वहाँ से लेकर जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर लॉटरी प्रोटेक्शन एजेंसी के लोग भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो इन दोनों को सेफली अपने साथ लुइस नाम के एक आदमी के पास लेकर जाते हैं। लुइस ही दोस्तों इस एजेंसी को चला रहा होता है और यहाँ मैं प्रोटेक्शन एजेंसी की बात कर रहा हूँ, मतलब लॉटरी वाले कंपनी की प्रोटेक्शन एजेंसी दोस्तों। तभी लुइस कैटी को जिंदा देखकर चौंक जाता है कि अच्छा, ये अभी तक जिंदा है, और उससे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अब तक जिंदा कैसी हो, क्योंकि आज तक जिसे भी लॉटरी लगी है वो कुछ ही घंटों में मर जाता है। खैर, आगे वो केटी से कहता है कि सुनो, अब हम तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे प्राइज मनी से महज 30% काटेंगे। यानी कि दोस्तों लगता है आगे से अब लुइस केटी को बचाएगा, जिसके बाद वो इन दोनों को इनके जख्मों को ठीक करने के लिए अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर्स इन दोनों का बड़ी अच्छी तरह इलाज कर रहे होते हैं और वो केटी से कहते हैं कि हम तुम्हें एक टेम्पररी मास्क लगवाएंगे जिससे तुम्हें कोई पहचान न पाए। वहीं दोस्तों बातों ही बातों में न्योल अपनी कहानी केटी को बताता है कि ये लॉटरी वाला काम करने से पहले मैं और लुइस एक साथ एजेंसी में काम करते थे, जिसमें हमारा काम लोगों को मारना था, जिसके लिए हमको पैसे भी दिए जाते थे। और एक दिन मुझे ऐसा लगा कि हम ये सही नहीं कर रहे थे, कुछ पैसों के लिए लोगों को मारना सही नहीं है, इसलिए मैंने इस मिशन को बीच में ही छोड़ दिया था। और तब मुझे पता चला कि उस मिशन में हमारी टीम के कई सारे लोग मारे गए, बस कुछ लोग ही उसमें बच पाए, जिनमें से एक लुइस भी है। लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में ही मिशन को छोड़ दिया था। इसलिए मैं हमेशा अपने कमाए हुए पैसों में 10% अपने टीममेट्स की फैमिली मेंबर्स को दे देता हूँ। आगे दोस्तों लुइस की एजेंसी की एक वर्कर केटी से कहती है कि इस मशीन में अपना मुंह डालकर अपना चेहरा बदल लीजिए। पर जैसे केटी अपना मुंह उस मशीन में डालती है, उसके मुंह पर एक बूढ़े आदमी का मास्क लग जाता है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है और अब उसको जल्दी कोई पहचान नहीं पाएगा और केटी अब एक बूढ़े आदमी की तरह कपड़ा पहन लेती है। तब वहाँ पर लुइस आकर केटी से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोगों को यहाँ की लोकेशन मिल चुकी है और एजेंसी के बाहर हजारों में लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इसलिए अब ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। हीरो केटी को अपने साथ एक जगह लेकर जाते हैं, जहाँ दोस्तों बीच रास्ते में ना न्योल केटी से कहता है कि मुझे लग रहा है हम किसी ट्रैप में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये जगह तो पूरी तरह सेफ है, फिर वो तुम्हें कहीं और शिफ्ट क्यों करना चाह रहे हैं। केटी न्योल से कहती है तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे मार देना चाहते हैं। जवाब में न्योल उसे कहता है कि वो तुम्हें शिफ्ट इसीलिए कर रहे हैं, वरना और कोई रीजन मुझे लगता नहीं इसका, क्योंकि अगर वो तुम्हें यहाँ मारेंगे तो इससे एजेंसी का नाम खराब हो जाएगा, उसकी एजेंसी बंद हो जाएगी, इसलिए वो तुम्हें यहाँ से शिफ्ट कर रहा है, जिसके बाद तुम्हें कहीं और ले जाकर या फिर कहीं बीच रास्ते में ही अपने आदमियों से मरवा देगा वो, और इससे होगा ये, उससे प्राइस के सारे पैसे मिल जाएंगे और उसकी एजेंसी का नाम भी खराब नहीं होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों लुइस केटी से कार में बैठने के लिए कहता है, फिर केटी उसके मेन पॉइंट पर मार देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है सीधे। उसी वक्त न्योल मेन डोर ओपन कर देता है, तभी बाहर खड़े सभी लोग एजेंसी में घुस जाते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पर उस मास्क की वजह से कोई भी आदमी केटी को पहचान नहीं पाता। इसी का फायदा उठाते हुए केटी और न्योल वहाँ से बच निकलते हैं, जहाँ न्योल केटी से कहता है कि तुम उस कार से भाग जाओ, मैं इन लोगों से यहाँ पर निपट लूंगा। केटी भी फिर वैसा ही करती है जैसा न्योल ने उससे कहा था, वो कार लेकर काफी दूर निकल जाती है। पर दोस्तों दूसरी तरफ लुइस के आदमी न्योल को पकड़ के काफी मारते हैं। इसके बाद तो लुइस केटी को वीडियो कॉल करके कहता है कि देखो न्योल हमारे कब्जे में है, अगर तुम जल्दी मेरे पास नहीं आई तो बस इसको मार देंगे हम। अब थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि लुइस न्योल को एक थिएटर में उसके हाथ बंद करके रखा होता है, जहाँ न्योल उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने बीच में ही मिशन को छोड़ दिया था। और तब लुइस उसे बताता है कि कैसे उस मिशन ने उसकी जिंदगी बदल दी। असल में मैंने ही अपने टीममेट्स को मारकर वहाँ मिला हुआ सभी सोना अपने पास रख लिया और उसकी मदद से मैंने इस प्रोटेक्शन एजेंसी की शुरुआत की। देखा दोस्तों कितना हरामी है। अब हम केटी को देखते हैं और वो अपनी जान की फिक्र न करते हुए न्योल को बचाने के लिए उसी जगह पर जाती है जहाँ लुइस ने उसको बुलाया होता है। वो लुइस से कहती है कि लो इस गन से तुम मुझे मार दो और विनर बन जाओ, यही चाहते हो ना तुम। एंड तभी वो गन देने के लिए उसके पास जाती है और उस गन को ना देकर एक लात मारकर नीचे कुर्सियों पर उसको गिरा देती है। उसी समय शहर के सभी लोगों को उस ड्रोन की मदद से केटी का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है, जिसके बाद कुछ ही पल में थिएटर में केटी को मारने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जहां वो उसे छोड़ के आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जा रहे थे कि उनके अलावा कोई और केटी को मारे। मतलब एक चाह रहा था कि मैं मारूं, दूसरा चाह रहा था कि मैं मारूं। पैसों का भैया, पैसों का मैटर है। जहां मौका देखकर केटी न्योल का हाथ खोल देती है और फिर न्योल और लुइस में काफी देर तक यहाँ पर घमासान होता है दोस्तों। उसी बीच न्योल केटी को वहाँ लटके हुए एक छोटे से एरोप्लेन पे चढ़ जाने के लिए कह देता है, क्योंकि अब 2 मिनट बाकी थे टाइम ओवर होने में, जिसके बाद केटी को कोई भी नहीं मार सकता था और वो विनर बन जाएगी। अब जान बचाते हुए केटी उस एरोप्लेन के ऊपर चली जाती है
ताकि बस कुछ मिनट्स तक वो उन लोगों से बच पाए। लेकिन उसी वक्त लुइस के आदमी नियोल के पीछे पड़ जाते हैं। तभी मौका देखकर लुइस कैटी को मारने के लिए उस एरोप्लेन के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद ऊपर कैटी और लुइस के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती है। इसी बीच लुइस कैटी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कैटी नीचे गिरने वाली होती है। तभी वो एक लोहे का रॉड पकड़ लेती है और हवा में ही लटकी रहती है। अब आगे लुइस उससे कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। पर दोस्तों इस फाइट के दौरान केटी ने लुइस के शर्ट में रखे हुए मिनी बॉम्ब्स के ऊपर का निडल निकाल दिया था, जिससे होता यह है कि अगले ही पल वो बॉम्ब वहीं पर फट जाता है और लुइस के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। और यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा सुकून मिला होगा। और अब अगर आपको केटी की चिंता हो रही है कि कहीं वो तो नहीं फटी, तो नहीं दोस्तों, क्योंकि बॉम्ब फटने से कुछ सेकंड्स पहले ही उसने अपना हाथ छोड़ दिया था और अगर वो नीचे गिरती तो उसकी जान चली जाती। पर तभी नीचे खड़े सभी लोग एक बड़े से कपड़े की मदद से उसको बचा लेते हैं, क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया है, फालतू मार के क्या फायदा। इसलिए अचानक सभी के अंदर भलाई आ जाती है दोस्तों। एंड यहाँ पर सभी केटी के लिए क्लैप करते हैं, क्योंकि वो पहली ऐसी कंटेस्टेंट है जो जिंदा बच पाई, और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पर केटी नियोल को जाकर गले लगा लेती है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद केटी मर चुकी होती। तभी वहाँ पर जॉनी ग्रैंड उस ग्रैंड प्राइज के साथ पहुंच जाता है और वो केटी को उसके जीते हुए पैसे देते हुए उसे कांग्रेचुलेशंस करता है। और दोस्तों अब पता चलता है कि जॉनी ग्रैंड ही ये कंपटीशन करवाता रहता है। अब उन पैसों से केटी और नियोल दोनों की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है, दोनों अमीर हो चुके हैं। बाकी दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।